जानकी जी को अभी अभी नींद लगी ही थी कि बहू कविता उनके कमरे में आ गई और उन्हें झकझोरते हुए बोली, लो अम्मा जी, बात कर लो। जानकी जी ने आंखें खोलकर देखा तो कविता हाथ में फोन लिए खड़ी हुई थी। उसे इस तरह देखकर जानकी जी ने पूछा, किसका फोन है बहू, और किसका होगा? आपकी लाडली बेटी का है। जब देखो बस फोन खड़का देती है। ये भी नहीं देखती कि सामने वाला आदमी कोई जरूरी काम कर रहा होगा या कोई आराम कर रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं सोचती कि किसी के आराम में ही खलल पड़ रहा होगा। जानकी जी के छोटे से सवाल पर कविता ने पूरा लेक्चर दे दिया। बहू अब मेरी बेटी है, उसका दिल भी तो मेरे लिए दुखता ही होगा ना। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो रोज फोन लगा लेती है, नहीं तो पहले कहाँ रोज फोन करती थी। हाँ, हम तो आपको बड़ा दुख में रखते हैं जो उसका दिल आपके लिए दुखता है, चिड़चिड़ाती हुई कविता ने कहा और फोन उन्हें पकड़ाकर वहीं पास में खड़ी हो गई। आखिर ये भी तो सुनना जरूरी था कि जानकी जी अपनी बेटी से क्या बात करती हैं। जानकी जी ने अपने कांपते हाथों से फोन को अपने कानों पर लगाया और बोली, हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ अम्मा, तुम कैसी हो? बस बिटिया, अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हूँ। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, बस भगवान उठा ले अब तो। अरे ना अम्मा, अभी तो बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तो पोते पोती नाती नातिनों की शादी देखना बाकी है। अब तो नहीं लगता है बिटिया कि तब तक जिंदगी जी पाऊंगी। बस तुम लोगों को भगवान सारी खुशी दे और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कहते कहते अम्मा को खांसी होने लगी। कविता ने अम्मा के हाथ से फोन लेकर काट दिया और अम्मा को पानी का गिलास पकड़ाकर वापस रसोई में चली गई। अम्मा ने जैसे तैसे अपने कांपते हाथों से 2 घूंट पानी पिया और गिलास रखने ही लगी थी कि हाथ से छूटकर गिलास गिर गया। अचानक गिलास गिरने की आवाज सुनकर कविता दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। गिलास को जमीन पर गिरा देखकर जानकी जी पर चिल्लाने लगी, ये क्या है अम्मा जी, आपसे गिलास भी रखते नहीं बनता। गिरा दिया ना पानी और कर दिया ना फर्श गीला। अब मेरा काम बढ़ा दिया। अब मैं घर का काम संभालूं या आपको संभालूं या आपके बिगड़े काम संभालूं? बहू, हाथ कांप रहे हैं इसलिए गिलास गिर गया। हाँ हाँ, सब समझती हूं मैं। फोन पकड़कर बेटी से तो बात कर लेते हो आप, तब तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपते, पर जहां मेरा काम फैलाना हो वहां आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। अरे घर में कौन सी नौकरानी लगी है, मुझे ही साफ करना है, तो कम से कम बहू की परेशानी भी देख लिया करो। बड़बड़ाती हुई कविता बाहर गई और एक कपड़ा लेकर कमरे में आई और फर्श पर पोछा लगाने लगी। पोछा लगाकर खड़ी हुई और जानकी जी की तरफ देखकर बोली, अब सो जाइए आप। बिना जानकी जी की प्रतिक्रिया जाने ही कविता दरवाजा जोर से पटकती हुई बाहर निकल गई। जानकी जी एकटक अपनी बहू को देखती रह गई, पर वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। आखिर रहना तो उन्हें उसी के साथ था। बेटा तो सुबह का गया, शाम को ही घर में आता था। दिन भर तो कविता ही होती थी उनके पास, इसलिए उसकी तेज जुबान को भी जानकी जी झेल जाती थी। खैर, कविता तो शुरू से ही तेज स्वभाव की रही है, पर फिर भी जानकी जी ने सब कुछ संभाल लिया। पैसे टके के मामले में कभी भी अपने बेटे पर निर्भर नहीं रही। पति की पेंशन का पूरा सहारा था। जब तक जानकी जी के हाथ पैर चलते थे तो वो अपनी बेटी वनीता को खूब बुलाती थी, अपने हाथों से उसकी पसंद की चीजें बनाकर खिलाती थी। बहू अगर चिड़चिड़ करती भी थी तो सीधा जवाब दे देती थी, कौन से तुम्हारे पति के पैसे खर्च करवा रही हूँ, अभी तो मेरे पति की पेंशन आती है। अगर बेटी पर खर्च करती हूँ तो तुम लोगों पर भी खर्च करती हूँ, वो अकेली खाकर जाती है क्या? तुम सब भी तो खा रहे हो, इसलिए हंगामा करने की जरूरत नहीं है। जानकी जी का जवाब सुनकर कविता चुप हो जाती, पर जब से जानकी जी बिस्तर पर आई हैं तब से कविता का व्यवहार और भी रुखा हो गया है। अब तो फिर भी जानकी जी लाठी के सहारे उठकर अपने नित्य कर्म तो कर लेती हैं, नहीं तो जब वो बिस्तर पर अपने कामों के लिए दूसरों पर मोहताज हो चुकी थी, उस समय बेटी वनिता ने ही उसकी सेवा की थी। तब तो कविता आसपास भी नहीं फटकती थी। उन 10 दिनों में वनिता ने इस घर में रहकर जानकी जी की खूब सेवा की थी, लेकिन जैसे ही जानकी जी धीरे धीरे लाठी के सहारे खड़ी होने लगी और अपने नित्य कर्म अपने आप ही करने लगी,
उसके बाद से ही कविता ने अपना व्यवहार वनिता के प्रति और रूखा कर लिया। आए दिन किसी न किसी बात पर वनिता से बहस करने लगी थी। छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती थी। अब तो जानकी जी को भी कविता की नजरें बड़ी अजीब सी लगती थीं। पता नहीं क्यों वो सुबह और रात को सोते समय जानकी जी के पास जरूर आती थी और उनके गहनों पर सबसे पहले नजर मारती थी, जबकि जानकी जी ने सिर्फ कानों के सोने के झुमके और पैरों में चांदी की पायल के अलावा कोई गहना नहीं पहन रखे थे। हाथों में भी लाख की चूड़ियां ही थीं। उस दिन करवा चौथ था। वनिता अपने मायके में ही मौजूद थी। वनिता अम्मा की तबीयत का सुनकर जल्दबाजी में आई थी तो ढंग के कपड़े भी नहीं लाई थी। तो अम्मा के कहने पर उनकी अलमारी में से उनकी भारी सी साड़ी निकालकर उसने पहन ली। वो साड़ी जानकी जी के लिए कविता के मायके से आई थी। ये देखकर कविता गुस्से से आग बबूला हो गई और वनिता पर चिल्लाने लगी, किससे पूछकर तुमने अम्मा जी की अलमारी खोली? सब जानती हूं मैं कि इस घर में क्यों रुकी हुई हो। अरे अम्मा की सेवा तो बहाना है, सब कुछ हड़प कर ले जाना चाहती हो अपने साथ। और पता नहीं क्या क्या निकाला होगा अलमारी से। उसकी बात सुनकर वनिता की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, भाभी अम्मा ने कहा था इसलिए पहन ली। सब जानती हूँ तुम्हारा तुरिया चरित्र। अम्मा को बातों में फुसलाकर सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहती हो। बहू बस कर, क्या बोल रही है? तुझे पता भी है एक साड़ी क्या पहन ली, उसमें इतना हंगामा कर रही है। मेरी चीजों पर मेरी बेटी का भी हक है। क्यों अम्मा जी? रहती तो हमारे साथ हो, फिर बेटी का काहे का हक? इसे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी न लेने दूं। बस करो कविता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती अम्मा से लड़ते हुए? अचानक सुयश ने अंदर आते हुए कहा। सुयश को देखकर कविता चुप तो हो गई, लेकिन घर का माहौल तो खराब हो ही चुका था। ये आए दिन का किस्सा होने लगा था। आखिर जानकी जी भी कब तक बर्दाश्त करती? खुद ही ऐसी स्थिति में थी कि ज्यादा क्या ही बोलती। इसलिए उन्होंने वनिता को खुद ही जाने को कह दिया। खैर वनिता तो बेटी थी, उसे तो अपने ससुराल जाना ही था। इसलिए वो वापस अपने ससुराल चली गई। अब वो जानकी जी से फोन पर ही बात करती थी। उसमें भी कविता चिढ़ जाती थी। कई बार तो वो जानबूझकर बात ही नहीं करवाती थी। खुद से भी कुछ होता नहीं है और बेटी वनिता को भी आने देती नहीं है। पता नहीं मन में क्या वहम पाल रखा है। कविता को ऐसा क्यों लगता है कि वनिता कहीं संपत्ति में से हिस्सा न मांग ले और अम्मा मरने से पहले दे भी न जाए। बेटा सुयश भी ज्यादा कुछ कहता नहीं था, क्योंकि रोज घर की शांति भंग होने लगी थी। इसलिए अम्मा ने ही उसे चुप रहने के लिए कह दिया। खैर जानकी जी अपने पलंग से जैसे तैसे उठी और लाठी का सहारा लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। लेकिन पता नहीं क्यों आज पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। अचानक कमरे में गिरने की आवाज सुनकर बहू कमरे में आ गई और जानकी जी को गिरा हुआ देखकर बोली, अरे अम्मा जी, क्या हाथ पैर तुड़वाने का इरादा है? अगर हाथ पैर टूट गए तो मुझसे तो नहीं होगी आपकी सेवा। जैसे तैसे झल्लाती हुई कविता ने जानकी जी को सहारा देकर पलंग पर बिठाया। पलंग पर लेटते ही जानकी जी कविता से बोली, बहू मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं रही। कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं। एक बार वनिता को यहाँ बुला दे। मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, बुला दूंगी, कहकर जानकी जी को कविता वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। पता नहीं अपनी बेटी को क्या देने के लिए बुला रही है। मैं तो बिल्कुल फोन नहीं करूंगी, मन ही मन सोचती हुई कविता ने वनिता को फोन करना ठीक नहीं समझा। रात को सुयश घर पर आया तो अम्मा के कमरे में गया। वहां अम्मा को सोता हुआ देखकर वापस बाहर आ गया। कविता सुबह उठकर जब जानकी जी के कमरे में गई तो जानकी जी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। पर उसे इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं था कि उसने जानकी जी के कहने के बावजूद वनिता को बुलाया नहीं, बल्कि बिना वक्त गंवाए वो फटाफट अम्मा के शरीर पर से गहने निकालने लगी। लेकिन तब तक सुयश भी उठकर आ गया। उसे अम्मा के शरीर पर से गहने उतारते देखकर सुयश बोला, क्या कर रही हो तुम? अम्मा के गहने क्यों उतार रही हो? तुम्हें पता है ना अम्मा को गहने पहनकर रखना बहुत पसंद है। अरे अब काहे की पसंद, अम्मा तो गई। अचानक कविता के कहने पर सुयश फटाफट अम्मा के पास गया और उनके शरीर को छूकर देखा। अम्मा का शरीर ठंडा पड़ चुका था। शायद काफी देर पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी।
तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अम्मा के गहने निकालने में लगी हुई हो। बता नहीं सकती थी कि अम्मा अब छोड़कर जा चुकी हैं? अरे अम्मा तो जा चुकी हैं, कहीं गहने भी ना चले जाएं, इसलिए निकाल रही हूं। अभी लोग आ जाएंगे तो सबसे पहले गहने ही हटाएंगे। कौन लोग आकर हटाएंगे? सुयश ने प्रश्न किया तो कविता ने उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी बहन और कौन? वही एक है जिसकी नजर है इन गहनों पर। इसके आगे सुयश ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ देर तक कविता की लालच भरी नजरों को देखता रहा, जबकि कविता अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद उसने वनिता और बाकी रिश्तेदारों को फोन कर अम्मा के संसार से कूच कर जाने की खबर दी। जब क्रियाकर्म हो गया तो वनिता वापस अपने पति के साथ जाने लगी। जब श्रेयस वनिता से बोला, वनिता तू तो इस घर की बेटी है, तुझे तो कम से कम 15 दिन यहाँ रुकना ही चाहिए। नहीं भाई, जिस घर से अम्मा ने खुद ही जाने को कह दिया था वहां मेरा रुकना ठीक नहीं। फिर तुम तो सब कुछ जानते ही हो, अपने स्वाभिमान की रक्षा तो मुझे खुद ही करनी है। अब तो अम्मा भी नहीं रही, अब तो मेरा मायका भी खत्म। कहते कहते वनिता की आंखों में आंसू आ गए। सुयश ने देखा कि कविता अपने रिश्तेदारों से घिरी बैठी है, पर एक बार भी उसने वनिता को सांत्वना नहीं दी। सच, आज वाकई उसकी बहन का मायका खत्म हो रहा था, पर फिर भी सुयश ने भी वनिता को रोका नहीं। वनिता अपने पति के साथ बाहर आ गई। दोनों रवाना होने वाले थे कि इतने में सुयश फिर वनिता के पास आया और एक छोटी सी पोटली उसे देकर बोला, ये अम्मा ने तेरे लिए दिए थे, ये ले जा। ये अम्मा का आशीर्वाद है, उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे दिए थे कि वनिता को दे देना। और रही बात मकान में हिस्से की तो नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपकी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, आप तो ये अपने पास ही रखो। पर वनिता, ये गहने तेरे हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। इससे पहले कि तेरी भाभी के साथ रहकर मेरी भी नीयत खराब हो जाए, तू इन्हें ले जा। और रही बात मायके की, तो जरूरी नहीं कि तू यहाँ आए, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। तेरे स्वाभिमान को खत्म नहीं होने दूंगा। मायके का आंगन न सही, भाई का दामन तो है। अपने भाई सुयश की बात सुनकर वनिता उसके गले लगकर फूट फूट कर रोई। कुछ देर बाद जब उसका मन हल्का हुआ तब सुयश से विदा लेकर वनिता वहां से रवाना हो गई। वो दिन था और आज का दिन है। वनिता कभी अपने उस मायके के घर में नहीं गई। हाँ, सुयश हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर खुद अपनी बहन के घर पर आ जाता है। हालांकि कविता ने इस पर भी काफी हंगामा किया था, पर सुयश एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता, तो कविता धीरे धीरे अपने आप ही चुप हो गई। और रही बात गहनों की, तो कविता उन गहनों के लिए अपना सिर पीटती रह गई। जब सुयश ने उसे ये बताया कि अम्मा ने मकान बेटे के नाम तो गहने बेटी के नाम किए थे और गहने उसने खुद वनिता को दे दिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।